GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज। ज़फरवाल में उनके डेरे पर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। दानियाल अजीज से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया आप इतनी दूर आए और मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, बड़ा अच्छा लगा। आपका और नून लीग का बड़ा पुराना साथ है और एक वो वक्त भी था कि जब आप सोने में तोले जाने के मुस्तहिक करार पाए थे और फिर क्या ऐसी वजूहात होगी कि उन्होंने आपको टिकट देने से इनकार कर दिया? मैं तो सच्ची बात है समझता हूँ कि अभी भी मैं उसी मुस्तहिक हूँ। ज़ाहिरी बात है, अपने बारे में तो आदमी सोचता ही है, लेकिन ये वल्लाह आलम जी, उसमें ज़्यादा किरदार जो है यहाँ पर एक हमारे ज़िले में एक और सीट है, वहाँ से एक MNA साहब है, तो उन्होंने अपने बेटे को कहीं से कहीं पाकिस्तान की सियासत में फ़िट करना था, तो उन्होंने मेरा हल्का चुन लिया, तो उसकी वजह से ये सारा सिलसिला जो ना चल निकला। आप बहुत वाइजली आउटस्पोकन सियासतदान हैं, बड़े दिलेराना अंदाज में पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हैं, खुलकर बात करते हैं। क्या यही वजह है कि पार्टी में कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए? मेरे ख़्याल में एक तो जो आपने ये बात की, इसमें मैं हमेशा असूल है मेरा कि मैं सच बोलता हूँ, तो जिस वक्त आदमी सच बोलता है और उसको पता है कि ये सच है, तो फिर वो खुद बहुत ताकत आ जाती है उसमें। मेरे पास कहीं गैब की दिलेरी नहीं है जो मेरे अंदर डाल दी गई है, वो सच बोल रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी तक ये सारा कुछ हुआ है, ये जो आज की अदालतें हैं, उस वक्त की जो अदालतों जो कुछ कर रही थी, जिनके बारे में मैं एक तनकीदी इजाज़त देता था, पेश करता था, वो भी पॉइंट्स एंड फैक्ट्स के ऊपर विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, गपशप नहीं मैं लगाता, तो उसमें अब आकर तो मेरी तमाम चीज़ें वो सच साबित हो रही हैं, क्योंकि यही अदालत जो है वो अब वो सारे फ़ैसले अंडू कर रहे हैं और वही दलाइल दे के कर रहे हैं जो मैंने उस वक्त पेश किए थे। तो क्या अब आप नून लीग में हैं या नहीं हैं? मेरे लिए तो जी कोई मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मेरे साथ रब्ता किया, मैं उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तकरीबन तमाम ही थी और बहुत कुछ उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया, लेकिन मैंने उनको कहा कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं अवैस कासिम के ऊपर एहसन इकबाल साहब, वो इल्ज़ाम मेरे नाम के साथ आज तक मंसूब नहीं है और ना ही मैं समझता हूँ कि उनके साथ है। अब आप देखें कैसी हैरानगी की बात है कि जो किसी और को इस वजह से कह रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर अपने बेटे को खड़े करने की बात की है, जब उनको पजीराई नहीं मिली उनको खुद खड़ा होना पड़ा और अब जगह जगह गली गली जा जा के तो वो लोटे बना के तो अपने साथ में ला रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मैं कैंपेन कर रहा हूँ, मतलब दांतों से उठा रहे हैं अब वही लोटे। क्या तलाल चौधरी की तरह आपको भी कोई ऑफ़र की गई है पार्टी की तरफ से? उसमें जो है ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो हैं हुई, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो एडजस्टमेंट वालों में से मैं नहीं हूँ। अब ज़रा माजी का सफ़र करते हैं, बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? मैं जी लाहौर का जमपल हूँ और वहीं मेरा बचपना गुजरा। तालीम कहाँ से हासिल की और ये सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? इब्तदाई तालीम जो है वो तो लाहौर में ही हासिल की, उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर मैंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी एक बड़ी नामवर यूनिवर्सिटी है और उस वक्त जब मैं वहाँ गया तो वो इकनॉमिक्स की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका में गिनी जाती थी, तो मैंने इकनॉमिक्स ही पढ़नी थी क्योंकि मेरा हमेशा से ये दिल था कि मैंने वापस जाके पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने में अपना कंधा देना है, अपना हिस्सा डालना है। और मेरे वालिद साहब भी बहुत माशाल्लाह नामवर सियासतदान रहे हैं। उस दौरान जब मैं मास्टर्स कर रहा था अपने आखिरी साल में, तो मैं PhD लेवल कोर्सेज़ भी ले रहा था, उनको 800 लेवल कोर्सेज़ कहते हैं, तो मेरा ये ख्याल था कि मैं PhD भी लगते हाथ मुकम्मल कर ही दूँ और उसमें से तकरीबन मैंने जो है ना पहला साल का जो कोर्स वर्क था वो सारा कंप्लीट कर लिया था मास्टर्स ख़त्म करते ही, तो यानी मेरा कोई तकरीबन 1-1.5 सेमेस्टर और लगना था और फिर थीसिस लिखना था, उसमें तकरीबन साल लगता है, तो मैंने PhD मिल जानी थी मुझे अगर मैं कामयाब होता तो। लेकिन उसके दौरान फिर पाकिस्तान में इलेक्शन आ गया, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मेरी पता नहीं अब आगे उम्र कितनी है और आगे क्या हालात बनते हैं, तो ये वक्त है कि अगर आप आओ तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुमने करना ही ये काम तो फिर ये वक्त है आपको आने का। और मैं जहाज़ पे चढ़ा और वापस पाकिस्तान आ गया। यहाँ पर फ़्लाइट से उतरते मैं सीधा इस्लामाबाद से शकरगढ़ ट्रैवल किया बाई रोड, और जब मैं यहाँ पहुँचा मैंने बक्से गाड़ी में से उतारे तो मेरा कोट नैना एक कस्बा है यहाँ पर, वहाँ एक जलसा इंतज़ार कर रहा था, तो मैंने सीधा वहाँ पर जाकर तो जलसा अटेंड किया। तो ज़ाहिरी बात है जब इतने साल आप बाहर रहते हैं
तो आपकी ज़बान का जो रफ्तार है या हमवार करना, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो उसमें जो है एक जलसे में जाके सीधा ठेठ पंजाबी बोलना जो है मेरे लिए मतलब थोड़ा सा, मुझे पहले 1-2 सेंटेंसेस में हिचकिचाहट लगी। तो लेकिन जब मैं फिर अपना पूरा मोशन पकड़ा तो लोग बड़े लुत्फ़अंदोज़ हुए कि यार ये तो साढ़े बच्चों ही हैं। इतने बड़े मजमा आम से खिताब करने का ये पहला मौका था या उससे पहले कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी कोई खिताब करने के मौके मिलते रहे? मिलते थे। मैं अपने वालिद साहब के साथ इससे पहले भी कैंपेन में मदद करने के लिए आता था, और 2-3 महीने वो जो इलेक्शन के टेम्पो जब बढ़ जाता था तो फिर उस वक्त हम जाके तो लोगों के साथ बातचीत करते थे। बचपन में शरारती थे या खामोश तबा? मैं जी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी शरारती था। हाँ, और मैं मतलब मेरी शरारती जो है उनका काफ़ी चर्चा भी है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। अच्छा, कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसा यादगार वाक़या बचपन का जो आज भी भूल ना पाए हो, वो तो शेयर करें। ये जो नहर है गर्मियों में, इसमें जाके नहाने का जो है ना हमें बड़ा अच्छा लगता था। तो उस वक्त ये जो मैंगोज़ हैं, आम है या गरमा है या वाटरमेलन है, ये पंजाबी से जिन्हों हदवाना कहते हैं जी। वो जो है उस पानी में, क्योंकि वो इतना ठंडा पानी होता था, तो पहले उसमें जाके डाल देना और फिर हमने अपनी रंगरलियाँ करनी, पुल के ऊपर से टापना, एक दूसरे को मिट्टी मारनी, वो सारा कुछ करना। और फिर जब हमने थक जाना तो फिर धूप में बैठ के, तो वो फल उस वक्त तक ठंडा हो जाता था, वाह। फिर हमने वो खाना करना। तो वो वक्त जो है मुझे बड़े याद है। और ख़ास तौर पर चूँकि आपने पूछ ही ली है, तो पता नहीं आपके साथ ये वाक़ई कभी पेश हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर आप जो वाटरमेलन होता है, अदवाना होता है, उसका जो छिलका है, अगर आप उसको थोड़ी देर धूप में रखें कि उस थोड़ा सा सूख जाए और फिर वो ऐसे किसी को घुमा के मारे तो वो तो ज़ख्म कर देता है। आपकी वालदा अमेरिकन थी, वो कैसे पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानी कल्चर में रच बस गई? वो यहाँ पर रहती थी गाँव में ना गैस, ना बिजली, ना कोई इस तरह की चीज़, और बाकायदा उस वक्त सफ़र जो है वो टांगों पे और ये घोड़ों पे होता था। तो हमारी जो कुकिंग थी हमारे इस इलाके की, वो आपने देखे होंगे, उनको टखले भी कहते हैं, फातियाँ भी कहते हैं, उनसे कुकिंग होती थी, मेरी माँ करती थी। वाह। और उनकी पंजाबी जो है वो ऐसी है कि शायद जो लोग पंजाबी बोलते हैं वो भी नहीं बोल सकते जैसी वो बोलती थी, क्योंकि वो जो ठेठ लफ्ज़ है ना, जो देहातों में बोले जाते हैं, जो रही इधर 7 साल तो वो सारे उन्होंने सीख लिए। उसके बाद फिर वो लाहौर शिफ्ट हुए। एक अमेरिकन खातून, ये जो पाथियाँ हैं गोबर की, उससे कुकिंग करती नहीं है? करती थी। कमाल। और यहाँ पर जो लोकल्स थे वो ऐसे घुल मिल गई थी उनमें कि आज तक लोग जो है ना, मतलब जो अभी तक ज़िंदा हैं, जिन्होंने उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत वक्त गुजारा, वो उनको याद करते हैं। आपके वालिद अनवर अजीज़ साहब बड़े मुदब्बर, बड़े नफीस और उसके साथ साथ बड़ी दिलचस्प शख्सियत के मालिक थे, उनकी कुछ यादें शेयर करें। बस ये उनका बहुत लगाव था उनका मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट्स के साथ। तो वो चाहे गायकी हो, वो चाहे शेर व शायरी हो, वो चाहे किसी और किस्म की महफ़िल हो जिसमें एक लतीफ़ों की हो या मज़हिया अंदाज़ की, या उसमें कोई डांस की हो या इस तरह की हो, तो बहुत ज़्यादा वो उन चीज़ों को जो है ना अपनी ज़िंदगी में तरजीह देते थे। और जब मैं छोटा सा था तो उस वक्त हमारे घर में तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मुशायरा या कोई ना कोई दोस्त आके कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है आर्टिस्टिक नौइयत की वो पेश करते थे, और उससे हमने बहुत हम मुस्तफ़ीद हुए। तो उनमें से जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, जो कि बड़े शौक़ से वो सुनते थे। तो वो मुझे थोड़ा बहुत याद बहुत है, और उसके बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत गुनगुनाता भी था उनके साथ मिल के, वालिद और मैं। तो इस तरह की बातें थीं। और उसके अलावा जो सियासत में है, मेरा ज़्यादा टेक्निकल अप्रोच थी, उनकी ज़रा रस्टिक अप्रोच थी, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था, तो उसमें काम ही नाप तोल का होता है सारा। तो हमने अब हर चीज़ की पैमाइश के बारे में सोचना शुरू कर देना और उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचना शुरू। इनका ज़्यादा रूहानी एक टच एंड फील, या आप कह सकते हैं अपना एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो है ना वो डिसीजन मेकिंग और इंटरेक्शन था। आपने सारे इलेक्शन अपने वालिद साहब की सरपरस्ती में, उनकी दुआओं के साए में लड़े, ये पहला इलेक्शन है जी, उनके बगैर लड़ रहे हैं जी। क्या फीलिंग्स हैं? बहुत याद आ रहे हैं जी, मुझे इंतहा के दर्जे के याद आ रहे हैं, क्योंकि इतनी मुश्किलात का सामना जो है हमेशा वो साथ रहे हैं, और उनकी बड़ी विजडम की बातें होती थी और बड़ा उनके माशरे पे ग्रिप थी। तो वो जो फ़ैसले करते थे या जिस तरह से चाल बनाते थे ये इलेक्शंस की और दूसरी चीज़ों की, उस तरह से मैंने तो कोशिश की है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे बहुत याद आते हैं, बेपनाह याद आते हैं।
अपने साथ PP 54 से MPA के उम्मीदवार चौधरी अवैस कासिम का तारुफ करवाया। डेरा आप देख रहे हैं जी, ये बड़ा हिस्टोरिक है इस हवाले से कि ये जो अवैस कासिम साहब हैं ये अपने बाप दादा से इस काम में खिदमत खल्क में मुलव्वस हैं और इनके जो ताया थे चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और इनके जो वालिद साहब थे गुलाम अहमद साहब वो यहाँ से मुतअद्दिद बार MNA और MPA रहे हैं और इनका ख़ुद भी माशाल्लाह यहाँ पर अपनी एक ग्रिप है इस इलाके पे अपने दोस्तों भाइयों के ऊपर अपनी बरादरी के ऊपर और हर दफ़ा इन्होंने चाहे जिस हाल में भी इलेक्शन लड़ा है बहुत अच्छा यहाँ पर इन्होंने वोट पोल किए हैं। ये 7 ज़फ़रवार शहर है इसमें इनके दरीना ताल्लुकात हैं लोगों के साथ सबके साथ। ये हमारे चेयरमैन साहब हैं सिटी की ज़फ़रवाल के टाउन कमेटी के और माशाल्लाह इनका भी बहुत यहाँ पर वर्क है दिन रात लोगों के खिदमत में पेश आते हैं। ज़फ़रवाल की नामवर शख्सियत चौधरी खालिद रशीद मरहूम के इसाले सवाब की महफिल में शिरकत के लिए लगवाल हाउस रवाना हुए। आपके एहसन इकबाल साहब से इख्तलाफात किस किस्म के हैं और क्यों हैं? मुझे तो दर हकीकत कोई इख्तलाफात ना थे ना है, उन्हीं को है मसला के जो ये जो मेरा हल्का है इसमें मुतअद्दिद दफ़ा इन्होंने मुदाखलत की और इनका एक जो कज़न MPA है उसका तकरीबन 80% हल्का जो है मैं पहले ये जो 2018 की हल्का बंदी हुई है मरदमशुमारी के बाद, इससे पहले वो मेरे नीचे था और उसने भी दिन रात जो है ना एक अजीब मसला बनाया हुआ था तो मैंने समझा था शायद इसी के हद तक है और इत्तेफाक की बात है जब अगली हल्का बंदी हुई तो उसका 80% हल्का मेरे से निकल गया और वो एहसन इकबाल के नीचे आ गया क्योंकि एक MNA की सीट ख़त्म हो गई नारोवाल ज़िले में मरदमशुमारी के बाद। तो उसके बाद मेरा ख्याल था कि चलें अब वो उधर हैं और हम इधर हैं तो चलो मामला चल निकलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब वक्त आया तो उन्होंने आके तो मेरे हल्के में अपने बेटे के नॉमिनेशन पेपर जो हैं पार्टी की टिकट के लिए जमा करवा दिए। क्या बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से इलेक्शन जीत जाएंगे? उनके पास ऐसा बयानिया नहीं है जो लाहौर के लोगों को अट्रैक्ट करे। पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए क्या ज़रूरी है? सारे एजुकेशन वाले रियल एस्टेट वाले पार्लियामेंट में आ गए, असेंबली में आ गए। डेरे पर वापसी के लिए रवाना हुए। '97 के इलेक्शन में नए नए बाहर से आए, इलेक्शन लड़ा, वो भी आज़ाद हैसियत में लड़ा और आप उसके बावजूद आज़ाद हैसियत में जीत गए, कैसे? वो आपको पता है पाकिस्तान में जो किसी फैमिली के ऊपर वो को हमला करे वो तो सारे फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो जो हशर करते हैं वो आपने देखा होगा कभी, जैसे कि कोई बाहर से किसी गाँव में वो आपस में लाख लड़ते रहे लेकिन बाहर से जब आके कोई उसमें मुदाखलत करता है तो सारे उसको जो है ना पड़ जाते हैं। तो इसमें ये हुआ था 97 में, ये यहाँ पर आके इसी तरह एक अनजान साहब को टिकट दे दी गई थी जो लेसर गांव से बिलोंग करते थे और वो वैसे तो लाहौर में पहले सरकारी मुलाजिम थे तो वो तशरीफ़ ले आए इलेक्शन लड़ने के लिए और उनको शिकस्त हो गई। 2002 के इलेक्शन में दोबारा फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ा और जनरल मुशर्रफ के दौर में आप नई हुकूमत में शामिल हो गए। काफ लीग में फिर कैसे शामिल हो गए? हाँ जी, काफ लीग की जो बड़ी कहानी है जी, वो वहाँ पर भी बहुत सारे जो सियासी लोग थे वो इतने रज़ामंद नहीं थे लेकिन उस वक्त जो माहौल था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो उस वक्त जो पाकिस्तान में काम चल रहा था कि एक पूरे मुल्क को जो है एक असर नौ उसकी तंजीम साजी हो रही थी ये तमीर नौ ब्यूरो के हवाले से, तो उसमें मैंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। तो काफ़ी ज़्यादा वो इतना पेचीदा काम था और इतना टेक्निकल काम था कि उसको जांचना समझना ही जो है, या तो आप वो ख़ुद किया हो आपने तो आपको समझ आएगी कि वो कितना गहरा काम है, या फिर वो किसी के बस की बात ही नहीं थी। तो मैं फिर उसका चेयरमैन बन गया नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो का और उस दौरान फिर 5 साल जो उस वक्त अपने आप को लाइक माइंडेड कहते थे, सेम पेज वाले तो बाद में आए ना जी, उस वक्त लाइक माइंडेड वाले थे। तो लाइक माइंडेड वाले जो थे वो फिर इतने लाइक माइंडेड नहीं थे, निकले नहीं,
तो वो चाहते थे कि पुराना तर्ज हुकूमत उनके पास हो, जिसमें वो पटवारियों और थानेदारों और डीसी के ज़रिए अपनी सियासत चमकाएं, जैसे उनका ख्याल था शायद बाकियों को मौका मिला है, वो भी चाह रहे थे कि करें। लेकिन वो तो सारा जो सर्कस है वो ही सूबाई मरकज़ से निकल चुका था, वो तो ज़िलों में और तहसीलों में चला गया हुआ था, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो गया हज़म करने के लिए। तो बस एक खींचा तानी के दौरान ही सारा चलता रहा। उसके बाद फिर 2005 में दोबारा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ। जनरल मुशर्रफ दौर में आपने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारिफ़ करवाया था, उसके मकासद क्या थे, वो क्यों वापस हो गया, उसमें हम पूरी तरह उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके? कि जब 2002 का इलेक्शन हुआ तो अभी 2008 में 5 साल बाकी थे, जब 2005 में बीच के इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का आ गया, तो बहुत सारे सूबों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि प्रोविंशियल और नेशनल के मेंबर थे असेंबलियों के, उन्होंने इस्तीफ़े दे के 2005 का इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का लड़ना ऑप्ट किया, क्योंकि जो उस निज़ाम की काम करवाने की और काम करने की जो कुव्वत थी वो डिज़ाइन इसलिए की गई थी कि ये जो साल दसियों सालों से जो हम ये गली नाली के चक्रों में पड़े हुए हैं और कभी हल्फ दे रहे हैं और कभी मस्जिद में जाके आधा गांव जो है वो हल्फ दे रहा है कि जी हम आपको वोट देंगे, हमारी नालियां बना दें, ये वो लंपी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स थे जो कि लोग खुद करने के काबिल नहीं थे। और पानी की फराहमी बिजली की आने की वजह से इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हर जगह ही चीकड़ चीकड़ था। तो ये इसलिए बहुत अहमियत का हामिल हो गया। देहातों में जब पहले कुएँ होते थे तो इतना पानी ही नहीं होता था कि आप चीकड़ बना सके, क्योंकि उसका सरफा होता था, आप मटके में पानी लेके आना या बाल्टियों में जैसे भी, तो उसका फिर इस्तेमाल जो है वो बड़े सरफे से होता था, तो इतना था ही नहीं कि वो कहीं गली में पहुंच जाए। तो जब मोटरें आ गई और लोगों ने पंप लगा लिए तो वो फिर पानी का वाफर इस्तेमाल, तो फिर पानी सारा बाहर और आपको चीकड़ भर गया सारा, क्योंकि वहाँ थी। तो ये इस तरह की एक डिमांड आई थी जो कि एक नेशनल डिमांड थी और म्यूनिसिपल सर्विसेज की जो दुनिया में भी है, लेकिन यहाँ पर चूँकि ऐसा निज़ाम नहीं था उसको कैटर करने के लिए, तो फिर ये मतलब देहातों का ये हाल था कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आ जाए तो उन्होंने कहना था गली नाली, अगर MNA आ जाए उन्होंने कहना था गली नाली, अगर MPA आ जाए उन्होंने कहना था गली नाली, गवर्नर आ जाए उन्होंने कहना था ये गली नाली, अगर कोई वहाँ से काउंसलर आ जाए तो उन्होंने, उनकी डिमांड ये थी। तो निज़ाम ऑर्गेनाइज नहीं था उनको सर्विस करने के लिए। तो उस ज़माने में जो काम हुआ, बहुत सर्वेज हुए हैं, वो बेशुमार हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा काम हुआ, क्योंकि जो ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस थी इनके ज़रिए से पहली दफ़ा टेल तक पैसा पहुंचाया गया और मकामी सतह पर जो है ना वो फ़ैसले करने की कुव्वत पहुंचाई गई उस पैसे के इस्तेमाल का, उसकी प्रायोरिटाइजेशन का, स्कीम आइडेंटिफिकेशन का, ये सारी चीज़ें जो हैं। 2013 में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के पीछे क्या मुहर्रिकात थे? मैं असल में 2008 में मेरी जो काफ लीग थी उन्होंने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की। उन्होंने मेरे नीचे 2 ऐसे MPA दे दिए जो कि जिनके सगे भाई जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ आज़ाद MNA का इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आप इमेजिन करें मेरी क्या कैफियत हुई होगी। तो उसमें फिर ये था कि मैंने फिर 2 MPA के इलेक्शन जो हैं मैंने अपनी आज़ाद हैसियत में लड़े, क्योंकि वो टिकट वापस लेने की तारीख़ ख़त्म हो गई हुई थी जब तक उनको टिकट दे दी गई थी। तो मैं अजीब सा फंस गया था। तो उस इलेक्शन में मैंने MNA का इलेक्शन टिकट पे लड़ा था और दोनों MPA की सीटें जो है मैं आज़ाद हैसियत में लड़ा था। तो वो 2008 वाला इलेक्शन भी मैं बड़े अच्छे लीड से जीत गया था। तो उसके बाद जब वो इलेक्शन कमीशन में गया तो वहाँ ये जो दोस्त मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए तगोदो कर रहे थे वो सारे उस वक्त बाइख्तियार थे। उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को मजबूर करके तो इसका नोटिफिकेशन करवाया। तो फिर वो केस का फ़ैसला भी नहीं होने दिया जो ट्रिब्यूनल बनाया था इलेक्शन। इनफैक्ट ये जो एजाज़ुल एहसन साहब हैं जिन्होंने अभी इस्तीफ़ा दिया है, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे मेरे उस इलेक्शन के। आप कहते हैं कि नून लीग में इस वक्त पावर पॉलिटिक्स हो रही है, जो बाहर से आने वाले हैं उनको जगह दी जा रही है और जो पार्टी के वफादार हैं उनको पार्टी से दूर किया जा रहा है। जी ऐसा ही है। बाहर से तो नहीं मैं कह सकता कि मेरे केस में आ रहे हैं, वो तो यहीं से ही है, लेकिन आप समझ लें कि ये चूँकि इनकी सियासत बड़ी और किस्म की है एहसन इकबाल साहब की, तो इन्होंने फिर जितने भी लोग इनके, एक ज़माना वो था जिसमें पूरी नून लीग की जो ऑफिस बेरर थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ रिज़ाइन दे दिया। वो भी दिन हमने देखे हैं। फिर वो उसके नतीजे में फिर ऐसे ऑफिस बेरर बेचारे आए जो आवाज़ ही नहीं बुलंद कर सकते, चुप करके बैठ जाने वाले लोग जो हैं, आखिरकार वो भी जो है इस बात पे मजबूर हो गए।
और जो सियासत है नेचुरली वो फिर इसी तरह से रिएक्ट करती थी। इन्होंने फिर एक नया खुलिया इस्तेमाल किया, वो जो अपना एक तरफ अपना कज़न बना लिया MPA और दूसरी जानब जो है अपना नेफ्यू बना लिया। तो अब इस तरह से ज़िला चल रहा है। और ये जो मेरी सीट है इसके नीचे अब अपना बेटा तो इस काबिल ही नहीं है कि वो, उन्होंने खुद ही बता दिया, क्योंकि उन्होंने खुद इलेक्शन क्यों लड़ना पड़ता अगर वो इस काबिल था, या पार्टी अगर उसको टिकट देना चाहती। तो वो फिर खुद आ गए यहाँ पर। अब कहते हैं कि मैं जब जीत जाऊँगा तो मैं बाई इलेक्शन में अपने बेटे को लेके आऊँगा। तो ये हैंड मी डाउन जैसे नहीं होता कि पुराने कपड़े किसी के हों बड़े के तो वो आप छोटे बच्चे को दे देते हैं कि ये ले आप 2-4 साल तुम पहन लो। तो इस तरह से लोगों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। नून लीग का एक हल्का ये तासुर दे रहा है कि आप पहली पार्टी छोड़ने का ज़ेन बना चुके थे, ये तो जस्ट अब एक बहाना है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैंने कभी पार्टी छोड़ी है, ना मैंने कभी कोई बहाना किया है। मैं तो आखिरी टाइम तक जो उनके पास रहा हूँ, और जो भी मैंने बातें की हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फ़ायदे के लिए की हैं, उनको नुकसान देने के लिए तो नहीं किया। तो मैंने उल्ट पार्टी का नुकसान महंगाई ने किया है या दानियाल अजीज़ का इसको नुमाया इशू की वजह से करने की वजह से किया है? तो नुकसान तो हो चुका था पहले। मैं तो उसके हल की बात कर रहा था कि इसका बयानिया बना लें, और जिन लोगों ने नहीं बना सके उनकी मैंने निशानदेही की है कि उनके बयानिया ना बनाने की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। तो आपको अगर पार्टी वापस बुलाए तो आप चल जाएंगे? वापस किधर बुलाना है? मैं तो, ये साथ लाहौर है, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि पार्टी का नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए ना, ये इतने वर्कर हैं पुराने सारे, और इतना मैंने इनके साथ मोहब्बत की है और इतने ताल्लुकात हमारे बन गए ओवर टाइम। और मुझे वो, चूँकि मैं इतनी कुर्बानियाँ देता था, फ्रंट फुट पे हर चीज़ में लड़ता था। यहाँ पर शायद आपको मालूम है कि नहीं, मरीम नवाज़ का पहला जलसा जो है उनकी करियर का, वो यहाँ पर ज़फ़रवार में हुआ था, मैंने करवाया था, जिस ज़माने में को मुँह नहीं देता था। और उस वक्त मियाँ साहब जेल में थे। एहसन इकबाल साहब ने अपने एक ट्वीट में कहा है, दानियाल अजीज़ साहब के मुकाबले में जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो शरीफ लोग हैं। तो क्या पार्टी आपको शरीफ आदमी नहीं समझती? ये तो एहसन इकबाल साहब की ज़ुबान है ना जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर वो ये लिबादा ओढ़े हुए थे कि जी ये लोटों को रोकने के लिए जो है ना, ये धब्बा मैं नहीं लगने दूंगा नारोवाल में अपनी पार्टी के लिए, तो इसलिए मैं अपना बेटा खड़ा कर रहा हूँ। तो वो बात तो बीच में रह गई, बेटा तो खड़ा ही नहीं है, अब तो वो आप खड़े हैं। तो इसमें क्लियरली उनके अज़ाइम जो थे वो कुछ और थे, और ये कह कुछ और रहे थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो वो बता रहे थे कि मैंने लोटों को रोकने के लिए किया है, अब चूंकि कोई भी यहाँ पर सियासी कुव्वत जो है इस PP हल्के में उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं थी, अब उन्होंने PP 55 की सीट जो है एक PTI के सिटिंग मेंबर, आज़ाद जम्मू कश्मीर मेंबर को, अकमल सरगाला उसका नाम है, उनको दी है, क्योंकि उनके यहाँ पर कश्मीरी बरादरी जो रियासती बरादरी है, उनके वोट हैं गुजर बरादरी के, जो कश्मीर से गुजर आए हैं। पनामा केस में जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, आपने उनका भरपूर दिफा किया और इस बात को बाद में अदलिया में भी माना गया। आपकी इन खिदमात को नवाज शरीफ साहब किस नज़र से देखते? उस वक्त तो जी बहुत अच्छा नज़र से देखते थे, बल्कि उनके अपने ही आप स्टेटमेंट सुन लें, मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक ठीक था, और ये खामखा जो है मेरे ख़िलाफ़ तोहमतें जो लगा रहे हैं, आज भी उन्होंने लगाई है कि शायद ये कोई PTI की तरफ इनका रुझान था। मेरा तो सबसे बुरा जो आप समझ सकते हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो हुआ है वो है जो PTI ने 3.5 साल में किया है। और यही मेरी अपनी पार्टी के साथ नाराज़गी रही है कि आप बता ही नहीं सके लोगों को कि इसने कितना नुकसान किया है। आखिर अगर मैं सियासत में हूँ, मैं कोई हेरोइन बेचता हूँ, मैं कोई करप्शन करता हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल अपने मुल्क को दे दिए हैं, तो मैं तो उसका खैर खा हूँ। तो जिसने मेरे नज़रों में तबाह किया है, मैं उसके पास जाऊँगा। जब से आपका ये टिकट वाला इशू बना है, तो उस दौरान आपकी नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात हुई? नहीं, मुझे पता है कि वो जब से वापस आए वो बहुत बिजी थे मुख्तलिफ तरीक़ों में, और आगे पीछे जाना। नाअहली के बाद नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, और बाद में फिर जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट भी दे दिया। तो क्या उसके बाद उस नारे के पल्ले कुछ रह गया था? वो एक कानून बनाया गया था, तो इस हद तक मैं समझता हूँ कि उसको स्ट्रक्चर दे दिया गया कि वो एक ड्राइंग रूम डिसीजन नहीं होगा, एक लॉ के तहत जो भी डिसीजन होगा वो होगा। तो इस हद तक तो मैं समझता हूँ ठीक है। बाकी उसमें किसको मिली किसको नहीं मिली, वो तो उस हुकूमत वक्त का फ़ैसला था। वो नवाज शरीफ साहब तो वो फ़ैसला कर ही नहीं सकते थे। कानून तो बनाने के लिए वोट दे सकते थे, लेकिन एक्सटेंशन तो उन्होंने नहीं दी। पिछले दिनों शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक बयान आया कि अगर PTI चोरी के ज़रिए इक़्तिदार में आई थी
तो नून लीग डकैती के जरिए इक़्तिदार में आ रही है। तो बजाय इसके कि आप सीटें ज़्यादा मांगें एस्टेब्लिशमेंट से, आप थोड़ी सीटें ले लें लेकिन अपनी इज्जत बचाएं, अपना वकार कायम रखें। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि मैंने तो ये बयान देखा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह आपने मुझे बताया है उस तरह तो अभी तक तो हुकूमत बनी ही नहीं है, तो उन्होंने पहले से ही कैसे असूम कर लिया है? तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है उनका ये कहना। बहरहाल ये मैं नहीं कहता कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है पाकिस्तान में, इनका किरदार बिल्कुल है और वो अक्सर मुख्तलिफ शक्लों में सामने आया है। पार्टी में आपको एहसन इकबाल साहब के अलावा मरियम औरंगज़ेब साहबा के बारे में भी तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या है? जी, जो मैंने बताया कि वो इमरान खान का जो ज़ीरो से हीरो बनना और हमें हीरो से ज़ीरो बना देना, इस एक महंगाई के इशू के हवाले से, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे अहम इशू है, क्योंकि ये सबसे ज़रीला ज़हर है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पॉलिटिक्स में जहाँ पर महंगाई का सवाल आ जाता है तो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं तबाह होती देखी हैं हमने तारीख़ में, उसकी बेशुमार मिसालें हैं। सो मैं लड़ता था सारों के साथ कि इसका बयानिया बनाएं और बताएं, बच्चे बच्चे की ज़ुबान होनी चाहिए कि कैसे हुआ, तो ये बता ही नहीं सके। तो मेरी लड़ाई तो इनके साथ ये थी कि ना इंफॉर्मेशन वाली साइड ने फंक्शन किया, ना प्लानिंग वाली साइड ने फंक्शन किया, जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी थी और जिसको पैकेज करके वहाँ आम फहम करना था, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे लाना था, दोनों बस आटा चोर चीनी चोर, आटा चोर, इससे क्या पता चलता है किसी को। धमथल जलसा के लिए रवाना हुए। आपने एहसन इकबाल साहब पर तनकीद की, उन्होंने आप पर तनकीद की, लेकिन जो शो का नोटिस था वो पार्टी क़यादत की तरफ से सिर्फ आपको आया। क्या वो ज़्यादा करीब हैं पार्टी के और आप सौतेले? ये तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन बात यह है कि जो शो कॉज नोटिस में चीज़ें दरकार थीं उनका तफसीली जवाब मैंने लिख के जमा करवाया था और उसमें 6 नुकात थे उस शो कॉज नोटिस में, पॉलिसी के हवाले से, पार्टी पॉलिसी, पार्टी डिसिप्लिन, हक़ाइक़ पे मुबनी बयानात, फिर कि पार्टी के अंदर बात होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें थी। तो वो सारों का एक एक का मैंने तफसीली जवाब दिया। जो सवाल आपने पूछा उसमें ये है कि हाँ, ये बात तो अब समझ में आ ही रही है सबकी कि कुछ ऐसी मुक़द्दस गायें हैं कि जो पार्टी का नुकसान करें, मैं पाकिस्तान में महंगाई करें, कोई अपना काम जो है वो सही तरह सर अंजाम ना भी दें, तो वो कोई बात नहीं चलता। एहसन इकबाल साहब ने MPA की सीट के लिए भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो क्या नून लीग की तरफ से वज़ारत आला के उम्मीदवार एहसन इकबाल साहब होंगे आइंदा? ये जी अच्छा आपने ये सवाल पूछ लिया। यहाँ पर कुछ दिन ये शोशा छोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर हमारे प्रेस क्लब ने, यहाँ लोकल जो ज़फ़रवाल का प्रेस क्लब है और जो बकाया यहाँ पर सिविल सोसाइटी है, उन्होंने उस बात का ऐसा तमस्कर बनाया, खुद ही मतलब हमारे कहने पे नहीं, लेकिन मानने में नहीं आया, वो लोगों की हज़म ही नहीं कर सके इस बात को, तो वो फिर खुद ही इस बात से जो है ना वो मतलब पी गए। तो ये सूरत हाल है। धमथल जलसा पर पहुंचे तो वोटर्स और सपोर्टर्स ने फूलों की पत्तियों, ढोल की थाप और रिवायती घोड़ा डांस के साथ इस्तकबाल किया। हैरानगी की गल है, वो भी आप तस्लीम करते हैं कि ओ पुत्र इन्हें जोगा ही नहीं, इस वास्ते कि ओ पुत्र इन्हें जोगा ही नहीं, इस वास्ते उहदे कागज ही नहीं जमा करवाए। तुसी देखो, एक हुंदा ना कोई कवरिंग कैंडिडेट को अगे जाके जरा सुंग संग के लोग हवा दे के ते कोई फैसला करते हैं। इन्होंने पहले दिन तो पता सी कि ना पार्टी ने इन्हू हजम करना है ते ना इत्थे इन्हें जोगा के इलेक्शन लड़ सके। इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में साबिक चेयरमैन चौधरी इस्माइल के डेरे के लिए रवाना हुए।
पुरतकल्लुफ खाने से तवाज़ो की। शाह महमूद कुरैशी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम हैरान हो जाते हैं कि यार इन्हों किधर हार्ट अटैक चली हो जाना। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ बंदा बन, नवाज शरीफ, प्यार कर, आसिफ अली जरदारी, बस कर। अपने दोस्त साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल फयाज कलोया के डेरे पर पहुंचे। डेरे पर वापसी के लिए रवाना हुए। नौ मई के बाद जिस तरह जबरी वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं, क्या ये दुरुस्त अमल है? मैं नहीं समझता कि ये किसी भी इस तरह के अमल को सामने आना चाहिए, लेकिन जहाँ तक कानूनी ज़ाब्ता है उसके मुताबिकत में जो भी जिसका जुर्म है उसके मुताबिक उनको आड़े हाथ लिया जाना चाहिए था। क्या तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया जाना चाहिए था और इसका फ़ायदा किसको होगा और पीटीआई को इसका क्या नुकसान होगा? पीटीआई का निशान जो है एक्चुअली ये बहुत पहले भी मैंने अक्सरों पेश मीडिया पे भी बातें की हैं कि जब आपको निशान अलाट होता है तो आपके लीडर को, चेयरमैन को ये ज़िम्मेदारी है कि साइंड स्टेटमेंट दे कि जो अकाउंट्स हमने जमा करवाए हैं वो दुरुस्त हैं और मुकम्मल हैं, उसके बाद आपको निशान जारी होता है। तो जब ये अकाउंट्स स्टेट बैंक से की तहकीकात के ज़रिए से पकड़े गए जाली अकाउंट्स और जब फॉरेन फंडिंग का सारा केस चला तो ये तो वाज़े नज़र आना शुरू हो गया था कि ये मामला जो है सारा का सारा गैर कानूनी है। लेकिन ये जो बल्ले का निशान वापस हुआ है ये तो इलेक्शन ना करवाने की वजह से हुआ है और इलेक्शन गलत करवाने की वजह से हुआ है। पीटीआई को सीख जाना था। ये पहली मर्तबा नहीं है कि उनके इलेक्शन के ऊपर कोई तोहमत उठ रही है। अगर आपको याद हो तो एक रिटायर्ड जज साहब इनके इलेक्शन कमीशन के हेड बनाए गए थे इसलिए कि वो बड़े शफाफ और ऑनेस्ट थे, और जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के तौर पर, पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के तौर पर वो रिपोर्ट देने को की हिम्मत की तो उसमें कुछ लोग जो अपना शायद उस वक्त सहूलियात पेश कर रहे थे इस तरह कह लें, जब उनके इलेक्शन के ऊपर एक काला धब्बा आया कि उन्होंने किस तरह से अपने वोट इकट्ठे किए तो वो पूरा इलेक्शन ही समेट दिया गया, वो रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया पीटीआई के अंदर से। 16 माह तक पीडीएम में शामिल सारी जमातों ने मिलकर हुकूमत की और आज इलेक्शन में यही जमातें एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं। तो क्या आज के इस डिजिटल दौर में हमारा जो नौजवान वोटर है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा? मुझे देखें, ये तो अक्सर होता है, इवन जमात के अंदर जो लोग इकट्ठे बैठे होते हैं वो भी अक्सर एक दूसरे की तनकीद शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुकामी सतह पर ये फॉल्ट लाइंस होती हैं सियासत में, ये किसी मुल्क में भी होती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है। क्या जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक बानी तहरीक इंसाफ का मुतबादल हो सकते हैं? इसमें जी जो परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी है वो मेरे ख्याल में तो खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद है, और जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है वो मुझे नहीं कभी मालूमात पड़ी कि उन्होंने किसी और सूबे में कुछ हासिल किया हो सिवाय पंजाब के, वो भी उनके जो मेंबरान हैं उनके हवाले से। सो मैं नहीं समझता कि ये फैब्रिक जो है ये नेशनल सतह पर जो है उस तरह से उभर के सामने आया अभी तक। पंजाब में इस इलेक्शन में किन पार्टियों के दरमियान असल में मुकाबला होगा? देखें जी, पंजाब में जो मुकाबला है वो तो क्लियरली मुख्तलिफ अज़ला में और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पार्टियों से मुकाबला होगा। जो साउथ पंजाब है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, वो किस तरह से सामने आता है, कौन उसको कैंडिडेट बनता है, किस तरह से वो सामने आता है, वो तो इलेक्शन बताएगा। तो इस तरह से कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर कुछ होगा। तो ये लोकल जो पॉलिटिक्स है वो भी मैटर करती है, और इलाकाई
सियासत जो है वो भी मैटर करती है। क्या बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से इलेक्शन जीत जाएंगे? बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से इलेक्शन मेरा ख्याल है इसलिए नहीं जीतेंगे क्योंकि उनके पास मेरे दिल के करीब तो ऐसा बयानिया नहीं है जो लाहौर के लोगों को अट्रैक्ट करे। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो अपने हलके में क्या काम करवाएंगे, क्या तरजीहात होंगी आपकी? मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा कारनामा कोई भी हुकूमत कर सकेगी अभी जो अगर आएगी वो ये है कि वो महंगाई का खात्मा करे और बेरोज़गारी का खात्मा करे। ये दो मद्दे जो हैं ये पाकिस्तान में नंबर 1 पॉलिटिकल इश्यूज़ है। ये जो आपके पास इकनॉमिक्स का नॉलेज है, क्या आप समझते हैं कि ये नॉलेज जो है ये किसी को इनसिक्योर करता है? मेरे ख्याल में तो ना सिर्फ ये नॉलेज इनसिक्योर करता है, मेरी कारकर्दगी, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो तजर्बा रहा है, आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको तमगा इम्तियाज़ मिला है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, कम से कम मैंने नहीं सुना कि किसी को तमगा इम्तियाज़ मिला हो सियासतदान को, लेकिन मुझे मिला हुआ है। थोड़े लाइटर क्वेश्चंस हो जाए। लव मैरिज कीजिए अरेंज? जो हमारा मुलाकात थी वो एक प्रोफेशनल नाते से हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता जो है ना वो शादी में तब्दील हो गई, तो ये हुआ था। आपका घराना तो एक सियासी घराना है, तो घर का माहौल कैसा होता है? क्या घर में भी सियासी गुफ्तगू चलती रहती है? बहुत जी, हमारा तो दिन रात ओढ़ना बिछाना सुबह शाम सियासत ही डिस्कस होती है। घर में किसकी चलती है? घर में जी तो आपको पता ही है घर वालों की चलती है। जब आप डिस्क्वालीफाई हो गए थे, डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा और क्या क्या कीमत आपको चुकानी पड़ी? डिस्क्वालिफिकेशन बजाते खुद ही बहुत बड़ी कीमत है जी। बच्चे कितने हैं? मेरा एक ही बच्चा है जी। खाने में क्या पसंद करते हैं? ये तो मेरे दिल का सवाल पूछा। वो हमें जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमें बड़ा मतलब चर्चा था बाज़ार में कि सियासी ख़ास तौर पे कि जी नून लीग में बड़े खाबे होते हैं और बड़े पसंद होती हैं चीज़ें और इस तरह की बातें जो है सारा कुछ। तो अक्सर व पेश जो मतलब तनकीदी जायज़ा को लेते थे तो वो कभी हरीसा, कभी निहारी, कभी पाए, इन चीज़ों का जो ज़िक्र करते थे। तो ये तीनों चीज़ें मेरे तो दिल के बहुत करीब है। तो मैंने कभी-कभी सोचता था कि चले और कुछ ना हो, ये चीज़ें तो जो है ना कम से कम ये फ़ायदा तो होगा। तो अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ गए तो सच्चाई का पता चला कि मियाँ साहब की तो फ़ेवरेट डिश ही ये नहीं है, बल्कि वो तो शायद खाते ही नहीं है। तो बहरहाल लेकिन ये है कि मेहमान नवाज़ी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह करते हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, जन्नत में जगह, जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए। कुलसूम नवाज़ साहब जब हम मीडिया सेल में थे तो वो कभी कभार अक्सर ऐसे होता था कि वो कोई अच्छी चीज़ जो घर के लिए बनी होती थी, क्योंकि हम तो वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो रोज़मर्रा का था चीज़ें हाँ, उनके मेन्यू साथ, होता था। तो वो जब आता था तो हम आप समझ लें हम लुडियाँ डालते थे कि इतना मज़ेदार, वाह! इतना लजीज, मैं बता नहीं सकता आपको। तो बड़ा एक एक चीज़ जो है ना वो बेहतरीन होती थी। तो हम बल्कि इंतज़ार करते पूछते थे जाके कि जी आज कोई है प्रोग्राम यही हमें। तो बड़ा एक मजाक था हमारा आपस में। क्या ख़ास चीज़ बनवा कर भेजा करती थी वो? मुख्तलिफ चीज़ें जी, जो घरेलू चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में, कभी बिरयानी, कभी आलू गोश्त, कभी आलू कीमा, कभी इस तरह की चीज़ें। तंदूर की रोटी बड़ी बहुत ही कड़क और मज़ेदार होती थी। दही बड़ी मतलब पंजाबी च कहते हैं संगनी संग दही होती थी। इस तरह की चीज़ें मतलब लेकिन उनकी लज्जत जो थी और उनका जो पेश करने की मोहब्बत थी वो महसूस होती थी। सबसे बड़ी बात ये थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब लोग मुझे कहते हैं नून लीग के बारे में तो मेरा मतलब एक लिहाज से मेरा दिल भी चीरा जाता है कि जो है ना ये सारी यादें और ये सारी व्यवस्थगी जो है, आज मसलन मेरे के ऊपर एक तोहमत लगाई गई है यहाँ पर शकरगढ़ में कि मैं शायद पीटीआई की टिकट हासिल करने की तगोदो में था। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मर सकता हूँ, ये कभी नहीं हो सकता। आप सियासतदान ना होते तो क्या होते? मैं सियासतदान ना होता तो मैं एंटरप्रेन्योर होता। किस सियासतदान से मुतासर है? वो एक सन त्सू है, वो एक चाइनीज़ हिस्टोरिक मिलिट्री जनरल है और उसकी किताब है द आर्ट ऑफ वॉर। और फिर मैकियावेली है, एक इटालियन हिस्टोरिकल वो एडवाइज़र था किंग का, तो उसने किताब लिखी है द प्रिंस। और एक जर्मन जनरल था वॉन क्लाउज़विट्ज़, उसने स्ट्रेटजी की किताब लिखी है वॉन क्लाउज़विट्ज़ ऑन वॉर। तो ये जो तीन लोग हैं इनकी कंट्रीब्यूशन जो स्ट्रेटजी की है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत मुझे इन्फ्लुएंस किया है इन चीज़ों ने। अपनी कामयाबियों का क्रेडिट किसको देते हैं? मेरी सारी कामयाबियों का क्रेडिट जो है वो शकरगढ़ की अवाम है या मेरे वालिद साहब हैं, और जो मेरी परवरिश है वो मेरी वालदा साहिबा ने की है। तो मेरे ख़्याल में ये तीन चीज़ें जो हैं मैं कहता हूँ, और जो मेरी पढ़ाई है उसमें मेरी बहन का बहुत इन्फ्लुएंस था। पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए क्या ज़रूरी है? पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने मुल्क के साथ या अपनी आवाम के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। ये सबसे पहला मफरूज़ है।
दिल से आपको चाहिए कि यार इनकी कोई बेहतरी हो जाए किसी तरह। ये तो आइडियल सिचुएशन है ना, लेकिन होता क्या है यहाँ पे, हो क्या रहा है? हो क्या रहा है वो आपको नहीं पता क्या हो रहा है। सारे एजुकेशन वाले, रियल एस्टेट वाले पार्लियामेंट में आ गए, असेंबली में आ गए। आपका क्या ख्याल है, वो खूबसूरत चेहरों की वजह से आए? कोई नौजवान और आम शहरी अगर इलेक्शन लड़ना चाहे तो आप उसे क्या मशवरा देंगे? मैं उसको मशवरा दूंगा कि ऐस कम तो दूर है। बड़ा औखा है सहना। नहीं, ये तो मैं लाइटर नोट कहने का मकसद ये है कि ज़रूर ये करें, लेकिन उसमें जो है आपको सैक्रिफाइस का जज्बा होना चाहिए। आपने सियासत के ज़रिए सबसे ज़्यादा क्या कमाया? इज़्ज़त, शोहरत या दौलत? हाँ, दौलत तो बिल्कुल नहीं मैंने कमाई। उसकी वजह ये है कि मेरे हालात जो हैं वो बिल्कुल एक मिडिल क्लास के हैं, जैसे मेरे वालिद के थे। आपके वालिद साहब को जो सुल्तान बाहू का कलाम पसंद था तो वो आप गुनगुनाते भी तो थे जी, उसके दो बोल अगर सुना दें। एक्चुअली मैं सुल्तान बाहू का भी वो बहुत उनके दिल के करीब था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ज़्यादा जो रुझान था, जो पंजाबी मुझे ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लली बेहतर आती है, वो बुल्ले शाह की जो काफ़ी हैं, जैसे मसलन सैफ मलूक है या इस तरह की जो हैं, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। उसके दो बोल सुना देना। ये तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। आपको पता है क्योंकि आप साथ रहे सारा दिन कि मेरा गला कितना ख़राब है। उच्चे टिब्बे हो शेरा मल्ले होते थल मले मुर्गैया चारों कोने मौत ने मल्ले होते खैर करी रब सैया। वाह, इस तरह से कमाल है। जब आईना देखते हैं तो पहला ख्याल दिल में क्या आता है? ये आता है कि कहीं बुढ़ापा तो नहीं आ गया। अपनी जात को एक लफ्ज में बयान करें। आप समझ लें कि इनक्विजिटिव बहुत हूँ मैं। आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है और सबसे बड़ी खामी क्या है? मेरी सबसे बड़ी खामी मेरे ख्याल में मैं पहले बताऊंगा वो है कि मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ। और जो सबसे बड़ी खूबी मेरे ख्याल में ये है कि वो यहाँ पर हमारी कहावत है, शकरगढ़ दी मिट्टी जिथे चंबड़ के सुक जाए ना, वो तो फिर रंबे ना लेंदी है। सो मैं समझता हूँ कि ये शायद हमारे लोकल कल्चर का या हमारी मिट्टी का हिस्सा है। लेकिन मैं जो चीज़ मैं छेड़ बैठता हूँ ना, उसको मैं आखिर तक ले के जाता जरूर हूँ एक दफ़ा, चाहे जो भी हो। इन शख्सियात को एक एक मशवरा देना है आपने। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बंदा बन, नवाज शरीफ, प्यार कर, आसिफ अली जरदारी, बस कर, शहबाज शरीफ, हौले हौले, बिलावल भुट्टो जरदारी, पंजाबी सिख, मरियम नवाज, सियासत में आए, तलाल चौधरी, शेर बन, शेख रशीद, बस कर। शाह महमूद कुरैशी। उनको लकब दिया हुआ है अजीज मियाँ के कवाल का। आपने कभी उनको पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते देखा? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब वो हम हैरान हो जाते हैं कि यार इनको कितने हार्ट अटैक तो नहीं हो जाना। ना जज्बाती हो गया बेचारा। तो उनको चाहिए, ही नीड्स टू काम डाउन अ बिट। मौलाना फजलुर रहमान, वो खुद ही एक मिसाल है। परवेज लाई, सोचने का मौका मिल रहा है आजकल, उनको सोचना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन, सियासत से तो कम से कम मेरे ख्याल में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, बहुत हो गई है। जहांगीर तरीन, पैसों के अलावा भी सोचे। अलीम खान, हर एक को जो है ना वो प्लॉट की शक्ल में ना देखे। एहसन इकबाल। ही शुड स्टॉप promoting his family. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। Thank you very much. Very kind. God bless you.